बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 9th क्लास के मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास तरीकाकार ये होगा कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम उस चैप्टर की बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है? अब बेसिक्स क्यों पढ़ेंगे? बेसिक्स देखने का हमारा ये मकसद है कि जब आपके सामने एक्सरसाइज़ेज़ के क्वेश्चन्स आएँ, तो आप उनको अच्छे से ईज़िली अटेम्प्ट कर सकें। आपको पहले से ही आइडिया हो कि वो इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है 9th क्लास में, वो हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस बोलते हैं काल्बों को और डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं काल्ब के मक्ते को, ठीक है? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है मक्ता। अच्छा, तो बेटा हमारी ये वीडियोस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए कारआमद है, ठीक है? दोनों जो हैं वो उनसे अच्छे से गाइड ले सकते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर की बेसिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो आपने ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या है। बेटा ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ना, ये हमारे पास प्लूरल है, ठीक है? मतलब कि ये जमा का लफज है और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर एक वर्ड है, ठीक है? मतलब कि आपके पास एक कॉलम होगा ना, तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे और अगर एक से ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे तो उनको आप मैट्रिसेस बोलेंगे। ये क्लियर होगी आपको बात? चलो, तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है? अच्छा, अब आप ये हमारे पास सबसे बेसिक्स हैं इस चैप्टर की, तो इनको आपने अच्छे से समझना ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? तो बेटा ये मैंने आपके सामने 4 एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं। ये एग्ज़ाम्पल 1 है, ये एग्ज़ाम्पल 2 है, ये 3 है और ये वाली एग्ज़ाम्पल 4 है, ठीक है? ये सारे के सारे जो है ना, चारों के चारों ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है? मैट्रिसेस है हमारे पास। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आपने सबसे पहले ये ना, ये मैंने कहा कि हमारे पास ये चारों के चारों क्या हैं? मैट्रिसेस हैं, 4 हमारे पास कॉलम हैं। सबसे पहले बेटा आपने ये बात नोट करनी है कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि इन सब के अराउंड एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, ये और ये वाली, ये जो है हमारे पास, एक ये और दूसरा ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इनको लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने नोट करनी है इनसे, ठीक हो गया? ठीक है जी। ये सब में है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, यानी कि बी वाले में है। ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है? एक ब्रैकेट ये और एक ये, तो ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, एक ये चीज़ कॉमन है सब में, ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी, ठीक है? और वो क्या चीज़ क्लियर हुई है भला? वो ये हुई है कि मैट्रिसेस यानी कि कॉलम तब ही होगा जब उसके अराउंड पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, ठीक है? पहली बात ये हो गई, ठीक है? उसके बाद उसके बाद हमने देखना है कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो क्या है। बेटा मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ सिंबल्स भी हो सकते हैं, यहाँ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा x प्लस वाई हो सकता है, y प्लस जी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी होना, अ, उनको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? ये आपको समझ आ गई? अच्छा, ये जो इसके अंदर लिखे हैं ना ये वाले, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनको बोलते हैं कॉलम के अरकान, ठीक है? ये आपने इस बात को गौर से ये देखना है आपने, इसको कॉलम के अरकान बोलते हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इनकी बात करें, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये एलिमेंट्स हो जाएगा। अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस 4 की बात करता हूँ, तो ये एलिमेंट है मैट्रिक्स बी का, ठीक है? इसी तरह ये एलिमेंट है मैट्रिक्स सी का, ये जो 8 है। इसी तरह ये एलिमेंट्स हो गए कॉलम के अरकान। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। इस बात के लिए आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है बेटा, रोज और कॉलम्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, ठीक है? अपने गौर से देखना। देखो, जो लाइंस होती हैं ना इस तरह से, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल है और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको बोलेंगे उफ़की, ठीक है जी? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? उफ़की बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, वर्टिकल लाइंस, इसको उर्दू मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे अमूदी लाइन, यानी कि ऊपर से नीचे अमूदी या वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट या फिर दाएं से बाएं जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं? रोज होती हैं, ठीक है? और जो हमारे पास ऊपर नीचे वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। देखो, अब अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, ठीक है बेटा? ये देखो, ये मेरे पास नंबर्स की अरेंजमेंट है। अब कैसे अरेंजमेंट हुई है? अगर मैं इसको देखो, मैंने दो चीज़ें बोली कि हमने रो वाइज सॉरी हॉरिजॉन्टल देखना और वर्टिकल देखना। तो बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूँ तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब है इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रो अरेंजमेंट्स है? एक ही है। तो इसमें एक रो होगी, ठीक है?
अब इसी में हमने रोज और कॉलम्स को एट द सेम टाइम देखना होता है। अब आपने ये नहीं कहना कि ये हमने तो कवर कर लिया, ये तो रो है, अब इसमें कॉलम्स नहीं है, हमने एट द सेम टाइम दोनों चीजों को देखना है। अब अगर मैं इसमें कॉलम्स देखता हूँ तो मेरे पास एक एक ये अरेंजमेंट है ना, इस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट एक ये, और दूसरी क्या है, दूसरी ये है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक रो है ये वाली, ठीक है, और दो इसमें कॉलम्स है, एक ये और दूसरा ये। समझ आ गया आपको रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं? कि नंबर्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज बोलते हैं और नंबर्स की वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम्स बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का वर्ड यूज किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या दाएं से बाएं जितनी भी अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं रो, और ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी बातें, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको काउंट करके बता देना चाहिए कि इसमें इतने रोज हैं और इसमें इतने कॉलम्स हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने, ये जो एग्जांपल है हम इसमें देखते हैं ये क्या है। अब देखिए मेरी बात सुनो, अगर आपको ये मैट्रिक्स दी जाती है, ये कॉलम दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो बेटा आपने सबसे पहले रोज को काउंट करना है कि जी इसमें एक तो रो है, क्या इसमें कॉलम है ये नहीं है, है। मैंने पहले कहा कि हमने एट द सेम टाइम दोनों चीजों को देखना है एक ही वक्त में, एक रो है और एक इसमें कॉलम है। ठीक है, तो इसमें एक रो एक कॉलम। अब ये नंबर ऑफ रोज क्यों बताई है, ये आपके ना सॉरी, ये ना आपके आगे टॉपिक आएगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और ये बेसिक्स हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आप काउंट कर सकते हैं, आई होप आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल ही किया ताकि आपको ना जरा अच्छे से समझ आ जाए, इसको भी आपने अच्छे से समझना है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आपने क्या कहना है कि जी इसमें एक ये रो है, ठीक है, और एक इसमें ये वाली रो है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी लगी, एक इसमें ये वाली रो है फिर। अच्छा ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हो गया कि इसमें एक और दो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो अब आपने वो मुझे बताने। ठीक है, आप सोचें इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक, दो, तीन, चार, ऐसा बोलेंगे आप। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत बोलते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स चार नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो ही हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, ये जो जैसे 4+5 लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है 4+5, बेटा ये इसका आंसर तो एक ही आएगा ना, जैसे 4+5 का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे लिखा है x+y, तो वो भी आपने एक ही कॉलम, उसको एक ही उसको जो है वो डिजिट आपने कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की हम ये कंसीडर कर लेते हैं x+y है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो उन दोनों का आंसर कितना आना है, 9 आना है। तो कहने का ये मकसद है कि जब यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो तो उसको आपने एक यूनिट कंसीडर करना है, उसको दो यूनिट्स आपने नहीं मानना। समझ आ गई बात की ना? तो ये होता है हमारे पास। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक और दो, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दो हैं, नंबर ऑफ रोज भी दो हैं। ठीक है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कितनी रोज होती हैं कितने कॉलम्स होते हैं, ये आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नीचे रोज और कॉलम्स होते क्या है ये देखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट्स का, समझ आ गई ना, नंबर्स और लेटर्स एक्सप्रेशंस इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो भी होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। और रोज क्या होती हैं, अब देखो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इनको कतारें बोलते हैं। तो बेटा जो रोज होती हैं इनको हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं एम से। ठीक है, ये वाले वर्ड से एम से डिनोट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कॉलम आता है, तो कॉलम मैंने आपको क्या बोला, कॉलम हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है वो मैंने आपको बता दिया ऐसे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, जो अरेंज इज कॉल्ड कॉलम, अगर एक से ज्यादा है तो फिर कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एक मैट्रिक्स में एक भी कॉलम हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उस रोज को एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हमारे पास, ये आपने देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं कालब का मर्तबा।
ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉलम का मर्तबा। ये अपने बात अपने जहन में रखनी है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का ये फार्मूला है एम। एम आपको पता है क्या? नंबर ऑफ रोज बाई, ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन, ये बाई है। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है बाई, इसको आपने बाई लिखना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ना। ये मैंने नीचे लिख भी दिया, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? बाई है, नॉट मल्टीप्लीकेशन। तो m बाई n, आपको पता है अच्छे से बेटा कि m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है कि ऑर्डर निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये आपके पास सामने एक एग्जांपल लिखी है, वो कहता है जिसका आप जो है वो बता दें, हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दें। ठीक है, तो अब आप खुद बेटा इसको काउंट करें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? आपको पता है एम बाई एन। ठीक है, ये फार्मूला लगना है एम बाई एन। तो एम क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज। तो बेटा काउंट कर लो, आपके पास वन, ये जो है, ठीक है, उसके बाद ये वाली आपके पास टू, और फिर उसके बाद ये वाली आपके पास थ्री। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? थ्री है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज थ्री, कॉलम्स भी थ्री हैं, आप काउंट कर सकते हैं, वन, टू, थ्री। बेटा देखें इसमें फिर वही बात आ रही है कि ये जो है ना, ये प्लस हो रहा था, ये आप गौर करें यहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो ये प्लस हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्या किया? एक ही यूनिट कंसीडर किया, दो यूनिट्स नहीं कंसीडर किया। मैंने इसको दो कॉलम्स में नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि सिक्स वाला एक कॉलम है और दूसरा जो है वो अलग से कॉलम है। ठीक है, तो एक ही कॉलम है। तो इस तरह तीन रोज और तीन ही कॉलम्स, तो इसका फिर ऑर्डर क्या होगा? थ्री बाई थ्री। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बाई एन, इसको इस तरह से लिखते हैं एम बाई एन, थ्री बाई थ्री। अच्छा, अब मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि पेपर में अगर वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है, वो कहता है थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। अगर आप थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री पे लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने किस पे लगाना है? थ्री बाई थ्री पे लगाना है। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा जी, ये आपके सामने कुछ ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन आपको सिर्फ वही प्रोवाइड की जाएगी इस लेवल पे जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ये फ़ायदा है कि जब आप मैट्रिक के बाद एफएससी करेंगे और एफएससी के बाद आपने बेटा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए आपने एडमिशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट पास करना होगा। ई कैट का टेस्ट आपको पता है, तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये एफएससी में आपको सिखाया जाएगा एफएससी के बाद, लेकिन अभी से अगर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा तो आपको समझने भी आसानी होगी। ठीक। अच्छा, बट देखिए मैंने ये लिखा था इधर, आपको याद है? देखो मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम बाई पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ते। क्यों मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ते? वो मैं अब बताने लगा हूँ आपको। मल्टीप्लीकेशन इसीलिए नहीं पढ़ते कि बेटा जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? थ्री बाई थ्री था। ठीक है, तो बेटा थ्री बाई थ्री को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, ठीक है, इसका वैसे तो थ्री बाई थ्री बनता है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री कितना बनता है? नाइन। तो बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको जो है वो मल्टीप्लीकेशन में इसकी करनी। समझ आ गई ना आपको बात की? एक मिनट में अगर आपको वो बता देता हूँ। हमारे पास थ्री बाई थ्री का था ना, मतलब कि थ्री बाई थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री कितना बनता है? नाइन। इसमें काउंट कर लो, एक, ये आपके पास एक बन गया, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नौ एलिमेंट्स हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है उस मैट्रिक्स में। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि एक मिनट, ये देखो ये मैंने लिखा बाय मल्टीप्लाइंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, वी क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वी गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, कि हमारे पास मैट्रिक्स में कितने। फॉर एग्जांपल अब आप देखो कंसीडर खुद ही करो, मैं आपको बोलता हूँ आपने खुद देखना है। देखो कोई बंदा आपसे कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ऑर्डर जो अगर हम बात करेंगे फिर हम बाई की बात करेंगे, 2000 बाई 3000। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, कॉलम है जिसमें 2000 रोज हैं और 3000 आपके पास कॉलम्स हैं। तो क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? फिर वो पूछता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप एक जो है वो मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे इस तरह? एक मिनट, तो क्या आप एक मैट्रिक्स ड्रा करोगे इस तरह से कितना बड़ा, यानी कि मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे जिसमें आपके पास आप ऐसे 2000 रोज लिखोगे ऐसे, ठीक है, और 3000 ऐसे कॉलम्स लिखोगे और फिर जो है उसमें काउंट करोगे, तो इसलिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सीधा आपने क्या करना है, 2000 को 3000 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा आप उसको बता दोगे कि जी इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। समझ आ गई? ये आप खुद एक एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा,
अगर आपको इसमें कोई मुश्किल आई तो फिर हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी एग्जांपल ये आपके सामने मैंने ये जो रखी है, इसको आप काउंट कर सकते हैं कि 3/3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जितना बड़ा मर्जी मैट्रिक्स हो उसके उतने एलिमेंट्स होते हैं जो उसका हमारे पास ऑर्डर होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। अगर फिर भी आपको कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा बेटा अब ये देखो, अब ये मैंने मैट्रिक्स की कॉलम की डेफिनेशन की है, सारा कुछ बताने के बाद कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि ये होता क्या है। बेटा देखो, ये मैंने लिखी थी एग्जाम्पल। सबसे पहली बात क्या थी कि इनक्लोज हुई है हमारे पास, यानी कि हमने लिखा है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। बेटा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है, नंबर्स की अरेंजमेंट को लिखा है, यानी कि नंबर्स को हमने अरेंज किया है रोज में और कॉलम्स में, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि नंबर्स को अरेंज करना, हॉरिजॉन्टल कह लें या रोज कह लें, कि नंबर्स को रोज में अरेंज करना और नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना और उसके बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। तो ये क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स होता है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, के नंबर्स की अरेंजमेंट होगी रोज में और कॉलम्स में, एंड इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। बेटा हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा तो उसका मतलब है कि ये, अगर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की बात करूंगा तो इसका मतलब है ये, तो हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। समझा की बात की, कि नंबर्स को हमने अरेंज करना है रोज में और कॉलम्स में और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। इसकी आप एक ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर्स भी ये होती है कि नंबर्स को हमने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी कोई नंबर है, यहाँ पे भी 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 नंबर है, तो उसको रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। और फिर उसको जो है हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो ये क्या हमारे पास होता है, मैट्रिक्स होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं कि हम अपने लेक्चर्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी लाजमी दें। इसके बाद जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बनाऊंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आपको तकरीबन तकरीबन लाजमी आ जाता है, और वो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनको पहचानना कैसे है। तो ये आपके सेकंड लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।